Hi students, good morning all of you. Today I shall teach you about the coordination chemistry BSc third year valence bond theory. I have read you about the valence bond theory. मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होती है, और उस वैलेंस बॉन्ड थियरी में आपने यह जाना कि जब कोई मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना करता है तो ऑलरेडी वहाँ पर दो स्थिति आती है। पहली स्थिति तो यह आती है कि मेटल के पास ऑर्बिटल खाली होने चाहिए ताकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उसमें जा सके। दूसरी स्थिति यह है कि लिगेंड के पास भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए जो उसको दे सके। कभी कभी कंडीशन ऐसा भी आता है कि जब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल के पास जाता है तो ऑलरेडी मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में समान आवेश आ जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने लगता है। तो इस कारण से बॉन्ड नहीं बन पाता। तो फिर उसमें क्या होता है कि मेटल का जो फॉर्मल चार्ज होता है और लिगेंड का जो फॉर्मल चार्ज होता है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनने लगता है। तो ये रही बात। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं, उन्हें पेयर किया जा सकता है, लेकिन उनकी पेयरिंग तभी होगी जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग लिगेंड का मतलब ये होता है कि ऐसा लिगेंड होना चाहिए जिसके पास डोनर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी ज़्यादा हो। अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी से उसको पेयरिंग कर सकते हैं, अगर कम है तो नहीं कर सकते। स्ट्रांग लिगेंड हुआ करते हैं जैसे Cn-, CO, NO, ETC। उसके बाद यदि वीक लिगेंड कहीं पे अटैक कर रहा है मेटल पर और उसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उस वीक लिगेंड के पास उन इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करने की एनर्जी नहीं रहती, या अर्थात वह उसको पेयर नहीं कर पाएंगे। तो इससे साबित होता है कि नेचर ऑफ लिगेंड बहुत ही मायने रखता है कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, वह किस तरह का है, और वह जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आता है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि केमिकल एविविटी जो होता है, वैलेंस बॉन्ड जो थियरी हुआ करती है, यह केमिकल बॉन्ड को भी एक्सप्लेन करती है। केमिकल बॉन्डिंग की बात यदि हम करें तो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। हाइब्रिडाइजेशन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने पीएससी पार्ट 1 में पढ़ा हुआ था। लेकिन आप जो वहाँ पर पढ़े हुए थे वह था ऑलरेडी सिंपल कंपाउंडों के अंदर का, लेकिन आज मुझे बीएससी पार्ट 3 में पढ़ना है, वह ऑलरेडी पढ़ना है कॉम्प्लेक्स का। किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, वह किस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर कितने s के, कितने p के या कितने d के, कौन वाले px, py, pz वाले कौन वाले ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, यह सारी कंडीशन हुआ करती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहुँच गए कि ऑलरेडी जो वैलेंस बॉन्ड थियरी होता है यह हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं MnO4 1- का, है ना। इसे हम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं?
पर मैग्नेट। आप जानते हैं कि MnO4 1 माइनस इसे पर मैग्नेट कहते हैं, पर मैग्नेट कहते हैं। इसीलिए तो जब हम K लगा देते हैं तो यह क्या हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या हो जाता है ये, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट है ना। यानी MnO4 1 माइनस है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पोटेशियम लगा देते हैं तो यह क्या हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाता है। अब जैसे मुझे पता यह लगाना हो कि MnO4 1 माइनस यानी पर मैग्नेट के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या पता लगाना हो, MnO4 1 माइनस के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जो मैग्नीज है वह किस रूप में है, यानी कि आयन के रूप में है कि न्यूट्रल के रूप में है। अगर वह कीटायन के रूप में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स। तो मैंने इनको क्या मान लिया, यक्स मान लिया। फिर क्या कर दिया, प्लस, और ये क्या हो गया 4। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -2 होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या कर दिया, -2 कर दिया। तो यक्स प्लस 4 -2 बराबर क्या हो गया, -1 के हो गया। फिर 4 दूनी क्या हो गया 8, तो यक्स -8 बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। यक्स बराबर क्या हो गए, -1 + 8, तो यक्स बराबर क्या होंगे, +7। यक्स बराबर क्या हो गए, +7 हो गया। क्लियर हो गया, इस चीज़ को आप देखिएगा। अब मैंने क्या किया कि 25 Mn + 7, 25 Mn + 7 मैंने किया। 25 Mn + 7 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर AR आ जाएगा, 4s0 और 3d 0 हो जाएगा, 4s0 और 3d 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4s0 और 3d 0 हो गया। अब उसके बाद मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, इसलिए अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे। मैंने आपसे बताया हुआ था कि अगर टेट्राहेड्रल होगा तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, dxy dyz और dzx में जाएगा। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, dxy dyz और dzx में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है, बट हम इसको एक्साइटेड जब करने लगेंगे तो जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये चीज़ें, ये मैं इस तरह से लिखूँगा दैट dx²y², क्योंकि केस किसका है भाई, हाँ केस आपका जो है वह ऑलरेडी टेट्राहेड्रल का है, इसलिए हम ये करेंगे कि इसे हम एक्साइटेड में कर देंगे और इस तरह से कर देंगे। क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि इसमें जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को भरूंगा तो ऑलरेडी किसके इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं ना, तो इसलिए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, D3s। क्या हो गया, D3s या sd3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी टेट्राहेड्रल बन रहा है D3s या sd3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, D3s या sd3 हाइब्रिडाइजेशन ये बन रहा है। तो ये बात रही आपकी, आप इसको ध्यान रखा करिए कि ऑलरेडी किस तरह से होता है। सबसे पहले जो भी कंपाउंड या जो भी कॉम्प्लेक्स आपका दिया होता है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम यह देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लिगेंड को अप्रोच कराते हैं और यह देखते हैं कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन संभावित रूप से किस ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को संभावित रूप से उसमें डालते हैं तुरंत हम यह पाते हैं कि ऑलरेडी क्या पाते हैं, हम यह पाते हैं कि यह हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, एक नया ऑर्बिटल बना रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यह साबित हो गया कि MnO4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, MnO4 1 माइनस में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह है D3s। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, MnO4 1 माइनस में आपका D3s या sd3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर, ओके।
अब दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा Cr2O7 2-। डाइक्रोमेट, क्या नाम है इसका? डाइक्रोमेट। Cr2O7 2-, इसका नाम है डाइक्रोमेट। हाँ, डाइक्रोमेट, क्योंकि हम जैसे ही Cr2O7 में K2 लगाते हैं तो ये होता है K2Cr2O7, जिसका नाम हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि यह जो है ऑलरेडी पोटेशियम का ही टूटा हुआ भाग है। ऑलरेडी क्या है? यह पोटेशियम का ही टूटा हुआ भाग है डाइक्रोमेट, जिसे हम 2K+ और Cr2O7 2- के रूप में तोड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि K2Cr2O7 का ही भाग है, जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते थे। आज उसी को हम क्या कह रहे हैं? जैसे ही मैंने इसको तोड़ दिया 2K+ में Cr2O7 2- में, तुरंत ही वह डाइक्रोमेट बना दिया। तो ये क्या है? डाइक्रोमेट। अब इसने पूछ लिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या उसने पूछ लिया कि आप बताइए कि केमिकल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करिए कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यह कौन सी ज्योमेट्री देगा। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या करेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे क्या मान लिया जाता है? यक्स। तो ऑलरेडी मैंने इसको क्या माना? यक्स। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस क्या हो गया? 7, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2। ओवरऑल चार्ज क्या होता है? -2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x प्लस माइनस से क्या होगा? -7 दूनी क्या हो गया? 14। अब क्या हो गया? -2। तो 2x बराबर क्या हो गया? -2, और फिर क्या हो गया? +14। तो 2x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस से माइनस, 14 में से 2 क्या हुआ? 12। तो ये वाली डिजिट की साइन क्या है? ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 1 कम 2 2 6 क्या हो गया? 12। तो x बराबर क्या आया? +6। तो x बराबर क्या आ गया? +6। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका क्रोमियम है उसका होता है 24, और इसमें क्या बता रहा है? +6। क्या बता रहा है? +6। देखिए यहाँ पे 2 क्रोमियम है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक क्रोमियम का +3 फिर दूसरे क्रोमियम का +3 +6, ऐसा मत समझिएगा। नहीं, चाहे वह 2 क्रोमियम होगा और चाहे 3 क्रोमियम होगा, उसको लेकर के ही तो मैंने आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? यह +6 हो जाएगा। तो इसलिए 24 क्रोमियम क्या हो गया? +6 हो गया। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, है ना, और 3d4 24 हो गया, बट ये गलत हो जाता है ना। 4s2 ये हो जाता है, बट ये क्या है? गलत है, क्योंकि अफवाह का क्या है? ये अपवाद है। यह क्या है? अफवाह का अपवाद है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। क्या मैंने कर दिया? 4s1 3d5 कर दिया। यानी यहाँ पर यह किसका रूल फॉलो कर रहा है? हाफ फिल एंड फुल फिल ला फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? हाफ फिल एंड फुल फिल ला रूल फॉलो कर रहा है। इस तरह से ये हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जहाँ तक 18 पहुँच रहे हैं, यहाँ तक उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? आर्गन। क्या कर दिया मैंने? आर्गन कर दिया, और फिर क्या कर दिया? 4s1 और 3d5, है ना। मैंने क्या कर दिया? आर्गन करके 4s1 और 3d5 कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 24 क्रोमियम +6 है। क्या है? 24 क्रोमियम +6 है। तो इसका मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये आर्गन हो गया, 4s 0 हो गया, और 3d क्या होंगे? 0।
यह आर्गन हो गया, ये क्या हो गया 4s0 हो गया, और ये क्या हो गया 3d0। तो इससे यह साबित हो रहा है कि s और d से दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। क्या हो गया 4s0 और 3d0 का मतलब यह हो गया कि 4s और 3d से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर 3d पहले बना देंगे और इसे इस तरह से दिखा देंगे, 5 ऑर्बिटल इसके, है कि नहीं। और यहाँ पर आप लिखेंगे 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3dz। ये करें क्या आपने किया 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर, ये आपने किया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे 4s, क्या दिखाएंगे आप 4s दिखाएंगे। फिर आगे जो 3 ऑर्बिटल बचेंगे इसमें भी आप क्या दिखाएंगे 4px, 4py और 4pz दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे 4px, 4py और 4pz दिखाएंगे। अब इस क्रोमियम के अंदर आप ऑक्सीजन को क्या कराएंगे, अप्रोच कराएंगे। लेकिन क्रोमियम था कितना, 2 था। क्रोमियम कितना है, 2 है, इसलिए आप यहाँ पर 2 सेट इसके दिखाएंगे। तो एक सेट तो आपका ये हो गया और एक सेट ये नीचे बन रहा है, वही चीज़ है, ठीक है। ये तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर क्या करेंगे 3dz स्क्वायर ना। फिर आप क्या करेंगे 4s, 4px, 4py और 4pz, ये कर लेंगे ना। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, यानी ऑक्सीजन के द्वारा एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो अब इन ऑर्बिटलों के अंदर भरा जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं, 7 ऑक्सीजन हैं। और क्रोमियम कितने हैं, हमारे पास क्रोमियम 2 है। 7 ऑक्सीजन 2 क्रोमियम, किस तरह से अप्रोच कराएं ताकि बांड बन जाए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी हम यहाँ पर जो क्रोमियम को दिखाएंगे और दोनों क्रोमियम को दिखाएंगे और उसमें ऑक्सीजन का बंटवारा करेंगे। ऑक्सीजन का बंटवारा करते समय हम यह देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो 3 ऑक्सीजन इस सेट में करेंगे और 3 ऑक्सीजन इस सेट में करेंगे और 1 ऑक्सीजन को ऐसा करेंगे ताकि वह दोनों में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है क्रोमियम और ऑक्सीजन का, हम CR को अलग नहीं कर सकते, अर्थात क्रोमियम क्रोमियम को अलग नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ऐसा आएगा जो दोनों क्रोमियम को आपस में जोड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी यह ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी यह ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ भी क्या हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या आ गया ऑक्सीजन आ गया, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में ऑक्सीजन आ गए हैं, लेकिन 1 ऑक्सीजन ऐसा आएगा जो ऑलरेडी इनमें होगा, इस तरह से। तो आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 3D का हुआ और 1 S का हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D3S हो गया, SD3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि जो आपका एलिमेंट होता है उसका सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स होता है या जो कंपाउंड हुआ करता है उसमें हम सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद यह देखते हैं कि उसके कितने d ऑर्बिटल खाली हैं या उसके कितने s ऑर्बिटल खाली हैं या उसके कितने p ऑर्बिटल खाली हैं। जो भी खाली रहेंगे उसमें यह देखना होता है कि कंडीशन क्या बन रहा है।
टेट्राहेड्रल का कंडीशन बन रहा है कि ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन बन रहा है कि स्क्वायर सिलेंडर का कंडीशन बन रहा है। यदि वहाँ पर टेट्राहेड्रल का कंडीशन बनता है, क्या बनता है, यदि वहाँ पर टेट्राहेड्रल का कंडीशन बनता है तो आपको करना क्या होगा कि ऑलरेडी उस टेट्राहेड्रल के कंडीशन में, है ना, उस टेट्राहेड्रल के कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि यह होगा कि आपको यह देखना होगा कि जब टेट्राहेड्रल का कंडीशन होता है तो कौन से लोग एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जब टेट्राहेड्रल का कंडीशन होता है तो DXY, DYZ और DZDX एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जब आपका ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन होता है तो DX² Y² और DZ² एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो आपको यही देखना होता है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है उसी में लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि D3S हो गया या sd3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हमारे पास 2 क्रोमियम थे, इसलिए एक क्रोमियम का जो सेट बनेगा वहीं दूसरे भी क्रोमियम का सेट बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने DXY, DYZ और DZDX में अप्रोच कराया, यहाँ भी ऑक्सीजन को हम DXY, DYZ, DZDX में अप्रोच कराएंगे और इस तरीके से यह क्या बन जाता है, sd3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। तो आपको मैंने बताया कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ करती है वह ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करती है, और हाइब्रिडाइजेशन जब भी एक्सप्लेन किया जाता है वह ऑलरेडी क्या होता है कि वह मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को वो एक्सप्लेन करता है। और आपने यह भी देखा था कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने लगते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर आप यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ये देखिएगा कि इधर वाली जो एरिया है यह आप ऑलरेडी पलट दीजिए, आप इसे भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये DX² Y² DZ² है, ठीक है ये भी, लेकिन आप इसको यहाँ पे पलट दीजिएगा क्योंकि जो फार्मर के 3 हो और DX² Y² Z² में नहीं जाते हैं, बल्कि उसको आप इस तरह से दिखाइएगा, यहाँ पर DX² Y² और DZ² दिखाइएगा और DXY, DYZ और DZDX दिखाइएगा। यहाँ भी आप इसे DX² Y² DZ² दिखाइएगा और DXY, DYZ और DZDX दिखाइएगा। तो इस तरह से होता है आपका इस तरह से यहाँ पर D3S हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है या sd3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और यह बन जाता है आपका D3S हाइब्रिडाइजेशन, यानी Cr2O7 2 माइनस में इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा। when 1s 2p and 1d orbital overlapping to each other है ना, when 1s 2p and 1d orbital overlapping to each other formed a new hybrid orbital is known as DsP2 hybridization. Is known as
dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है when 1s 2p and 1d orbital overlapping to the each other formed a new hybrid orbital is known as dsp2 hybridization। यानी जब एक 1s का 2p का और एक d का ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग करते हैं तो वहाँ पर जो बंध बनता है उसे हम dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यह है NiCN का होल फोर 2 माइनस। क्या लिया मैंने? NiCN का होल फोर 2 माइनस। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि Cn किस प्रकार का लिगेंड है। क्या देखना होगा? Cn किस प्रकार का लिगेंड है। NiCN का होल फोर 2 माइनस दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे यह देखना होता है कि जो आपका Cn है यह किस प्रकार का लिगेंड है। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो ऑलरेडी वह उसे रिपेल कर देगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इसे क्या माना? x। क्या माना? x प्लस। अब मुझे साइनाइड का फॉर्मल चार्ज मालूम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? साइनाइड का फॉर्मल चार्ज मालूम रहना चाहिए। तो साइनाइड का फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -1। कितने साइनाइड हैं? 4। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया? 4 और कोष्टक में -1 किया और बराबर क्या कर दिया? -2। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि x प्लस माइनस से माइनस यहाँ 4 हो गया और फिर क्या हो गया? -2। तो x बराबर क्या हो गया? -2 प्लस 4। तो x बराबर क्या हो गई? +2। x बराबर क्या हो गए? +2। तो आपने देखा कि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या बता रहा है? +2 बता रहा है। निकिल कितना ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है? +2 बता रहा है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जब निकिल ऑक्सीडेशन नंबर +2 बता रहा है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28 निकिल +2। एटॉमिक नंबर निकिल का क्या होता है? 28 निकिल +2। अब जैसे ही 28 निकिल +2 हो गया, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने हो गए? 20 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने हो गए? 20 हो गए। अभी कितने बाकी हैं? 8। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3d8। क्या हो गया ये? 3d8। तो 20 8 क्या हो गए? 28। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 20 8 28 हो गए। अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको आर्गन करना होगा। क्या करना होगा? आर्गन। और फिर उसके बाद क्या करना होगा? 4s2 और क्या करना होगा? 3d8। 4s2 3d8 करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर 4s2 3d8 हो गया। ठीक। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि निकिल 2 प्लस कह रहा है। क्या कर रहा है? निकिल 2 प्लस। तो ये हो गया आपका 28 निकिल +2। जैसे ही मैं यहाँ पे +2 लगाऊंगा तुरंत यह AR हो जाएगा और यह 4s 0 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गया? 28 निकिल +2 AR मैंने किया, 4s 0 किया और 3d8 किया। यानी ये 0 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया? 3d8। अब साबित क्या हो रहा है? अब यहाँ पर यह हो रहा है कि यह 3d8 हो गया। अब यहाँ पर ये बनाइए 1 2 3 4
और यहाँ पर इसको आप इसे 5 कर दीजिए। ठीक, एक कोष्टक और आप बनाइए और इस तरीके से ये 4s हो गया। फिर आप यहाँ पर बनाइए और इसे कर दीजिए आप 3। ठीक है, अब होता क्या ये 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² y² 3dz², ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 4s 4px 4py और 4pz, ये हो गया। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चलिए, 1 2 3 4 और 5, ये बचता है तो आप जोड़ा बना दीजिए। बना दिया ना, ठीक है। 4s उसका खाली है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिगेंड का इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वह जोड़े का इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनपेयर जरूर है और इसमें जोड़े का इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए इनको अंदर जाना होगा। लेकिन यह अंदर तभी जाएंगे, रिपेल तभी होंगे जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होगा तो वह रिपेल नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साइनाइड है वह ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब यह इसको अंदर रिपेल करेगा और जैसे ही यह अंदर इसको रिपेल करेगा तो आप देखेंगे कि यह यहाँ चला आएगा। कहाँ चला आएगा? यहाँ। तो जैसे ये यहाँ पर आएगा अब इस तरह से, तो हो सकता है यहाँ पर ये 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² y² और 3dz², ये कंडीशन हो जाए। और जैसे ही यहाँ पर गया, ये यहाँ पर भर गया, ठीक, तो ये यहाँ पर हो गया और ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p। ठीक, तो ये आपका 4s है, 4px 4py 4pz। क्लियर? ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? साइनाइड का लिगेंड आएगा। यहाँ पर ये साइनाइड आ गया, इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी साइनाइड आ गया। कितने साइनाइड बचे हैं भाई? 4 साइनाइड, एक साइनाइड यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक डी का, एक एस का और 2 पी का ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है? इंटरमिक्सिंग कर रहा है। इसलिए यह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? DsP2 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये DsP2 होगा। तो आपने देखा कि जब एक डी का और एक एस का और एक पी के ऑर्बिटल आपस में जुड़ा करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो वहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बार मैं रिकवर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है when 1s 2p and 1d orbital overlapping to the each other formed a new hybrid orbital। हाइब्रिड सॉरी, इसके लिए 2 बार हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं? क्या हो गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब एक एस का, 2 पी का और एक डी का ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग करते हों तो वहाँ पर एक नया ऑर्बिटल बन जाता है, जिसे हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है NiCN का होल 4 2 माइनस। तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि हमने सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला
ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय यह ध्यान देना होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। फिर मैंने इसको यक्स माना है, फिर इसको मैंने 4 किया ये वाला नंबर। साइनाइड का फॉर्मल चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, तो -1 होता है, तो मैंने कोष्ठक में -1 रख दिया, बराबर क्या कर दिया -2। यह लिगेंड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। यक्स -4 बराबर क्या हो गया -2, तो यक्स बराबर क्या हो गया -2 + 4, तो यक्स बराबर क्या हो गया +2, यक्स बराबर क्या हो गया +2। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 निकल +2 जैसे ही मैंने प्राप्त किया, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। मैंने पाया कि यहाँ देखिए 4s2 3d8 यहाँ तक 36, इसलिए मैंने क्या कर दिया आर्गन, फिर क्या कर दिया 4s2, फिर क्या कर दिया 3d8, आर्गन हो गया 4s0 हो गया और 3d8 आ गया। अब मैं करूँगा क्या कि बारी बारी से इसमें इलेक्ट्रॉन को भरूँगा। जैसे मैंने इसमें बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को भरा, हमने देखा कि ऑलरेडी ये टेट्राहेड्रल था, dxy dy dz कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं है कि नहीं। तो ऑलरेडी इसमें क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें रिपेल किया और फिर इसमें इनको उन्होंने भरा, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया dsp2 ऑर्बिटाइजेशन। तो आपने देखा यह स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब रहता है तो वह टेट्राहेड्रल भी होता है और स्क्वायर प्लेनर भी होता है। लेकिन शर्त यह होती है कि जो टेट्राहेड्रल की कंडीशन हुआ करती है वह रेक्टेंगुलर हुआ करती है, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर की कंडीशन हुआ करती है वह ऑलरेडी सारे वर्ग बराबर होते हैं, वो सारी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं और वह प्लेन में होता है। इसी का नाम स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी वह समतली होता है। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच जो बांड बनता है वह सारे बांड क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि sp2d भी हाइब्रिडाइजेशन बना करता है और आसानी के साथ बना करता है। +2 करिएगा। अब जैसे आपको आ गया CuNH3 का होल पर +2 है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? CuNH3 का होल पर +2 है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने यक्स माना, यहाँ ये 4, यहाँ पे 0, बराबर क्या हो गया +2। क्या माना इसे? यक्स माना, यहाँ पे 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पे मैंने क्या माना +2। ठीक है, तो इस tariके से हो गया। तो इस तरह से ये हो गया, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा +2, है कि नहीं? यक्स बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब क्या होगा 29 Cu +2, 29 Cu क्या हो गया +2। अब जैसे ये हो गया, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना? क्या करेंगे 4s2। अब फिर यहाँ पर आप 3d9 करेंगे, जो कि यह क्या होगा गलत होगा, क्योंकि यह अफवाह के नियमों का अपवाद है। यह क्या है? अफवाह के नियमों का अपवाद है। अब आगे आप देखिए किस तरह से होता है। इसका मतलब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये सही होगा।
ना। और ये क्या करेगा, हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ को फॉलो करेगा। क्या करेगा ये, हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ को फॉलो करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 CU+2 हो गया, एक्सेप्शन है, हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ को फॉलो किया, ये भी बात सत्य है। अब उसके बाद हम करते क्या हैं कि यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ तक हम आर्गन मान लेते हैं और फिर मैंने इसको 4s1 कर दिया और 3d चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 29 CU+2 है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 29 CU+2 है, आर्गन 4s1+2 का मतलब एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तो आर्गन हो गया 4s0 हो गया और 3d 9, आर्गन हो गया 4s0 हो गया और 3d 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर आप ये देखते रहिएगा, फिर ये हो गया ना। ठीक, अब आपका ये क्या हो जाएगा, 3dxy 3dyz 3dzx, फिर 3dx² y² और 3dz² ना, ये हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4s, फिर 4px 4py और 4pz ना, 4px 4py और 4pz। ठीक, और D9 है तो बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भरिए। D9 है तो बारी बारी से आप इलेक्ट्रॉन को भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक बचा हुआ है। यहाँ पर यह वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक। वीक लिगेंड है, इसलिए इसको अंदर रिपेल नहीं कर पाएगा। तो हम करेंगे क्या कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² y² 3dz²। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ना। अब यहाँ पे 4s को ऐसे ही रहने दीजिए, 4p को भी ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 4d 1 2 3 4 5, ये होगा 4s 4px 4py 4pz 4dxy 4dyz 4dzx 4dx² y² 4dz²। ये हो गया ना। अब करते क्या है, यहाँ पर NH3 आ जाएगा, यहाँ भी NH3 आ जाएगा और यहाँ भी NH3 आ जाएगा और यहाँ भी NH3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा D sp2d। क्या हो जाएगा, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे sp2d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया,
sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स था ऑलरेडी उसका मैंने उसका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। फिर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर से ये पाया जो 29 कॉपर है उसके ऊपर +2 है, तो जब ये +2 है तो ऑलरेडी ये क्या देगा 4s13d10 देता है कि नहीं। फिर मैंने देखा कि 4s03d9 हो गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए 2 के प्रिक के रूप में यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था, इसमें कोई कंडीशन नहीं बन रही थी लिगेंड को अप्रोच कराने की, क्योंकि लिगेंड आपका वीक लिगेंड था। फिर ये आपका 4s हो गया, 4ps 4py 4pz हो गया। फिर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को भरा 3dxy 3dyz 3dzx 3dx2y2 और 3z2, तो ये बन गया आपका, इसमें आ गया। फिर आपकी 4s में 4px 4py और फिर इधर आ गया, तो ये क्या बन गया sp2d हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो इस तरीके से नेचर ऑफ लिगेंड बहुत अपने आप को माने रखता है कि ऑलरेडी उसमें किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा। FeCO का होल 5 देखिएगा कैसे होगा। FeCO का होल 5 यह कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड जानते ही हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात आती है तो यह आपका एक प्रकार का क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा और कितना बनेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यह देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पर आप 26 Fe है, क्या है 26 Fe, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यह समान लेंगे +5 करेंगे 0 बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि यह जो कंपाउंड है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x + 0 बराबर क्या हो जाएंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 0, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप 26 Fe कर देंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा आर्गन, आर्गन का मतलब हो गया 18 और 4s2 तक क्या हो गया 20 और 3d6 क्या हो गया 26, है कि नहीं। 26 क्या हो गया आयरन का, तो यहाँ पे क्या हो गया आर्गन, 4s2 क्या हो गया 20 और 3d6 क्या हो गया 26, तो 20 से कितना हो गया 26 हो गया। आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे कोई चार्ज नहीं हटेगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि ये आपका ये कर दिया। ये करने के मतलब 1 2 3 4 और 5 ये हो गया आपका। फिर आपका ये 4s हो गया और फिर आपका ये 4p हो गया, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको 3dxy कहा है, 3dyz कहा है, 3dzx कहा है और इसे 3dx2y2 कहा है और इसे मैंने 3dz2 कहा है। इसे मैंने 4s कहा है, इसे 4px कहा, इसे 4py और इसे 4pz। ये क्लियर हो गया। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यदि बचता है तो क्या बना देंगे, जोड़ा बना देंगे, क्योंकि किसने कहा था इसे, हुंड ने कहा था। किसने कहा था इसको, हुंड ने कहा था। तो ऑलरेडी ये हो गया आपका। 4s2 भी भर दिया गया, 4p इसकी खाली है। अब यहाँ पर ये देखिएगा आप, यह लिगेंड कैसा है। लिगेंड आपको नेचर ऑफ लिगेंड मालूम रहना चाहिए, यह बार बार हम बता रहे हैं। तो लिगेंड कैसा है, नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रांग है। लिगेंड कैसा है भाई, स्ट्रांग लिगेंड है। तो जैसे ही स्ट्रांग लिगेंड यहाँ पर आएगा तुरंत इसको क्या करेगा, अंदर रिपेल करेगा। क्या करेगा, अंदर रिपेल करेगा, यानी ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ
और ये कहाँ चला आएगा, यहाँ। मीन्स कहने का मतलब यह होगा कि यह इस तरह से होगा। ये आपका 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा और आपका यहाँ ये जोड़ा बन जाएगा। तो जैसे ही FeCO का होल 5 है, क्या है, FeCO का होल 5, CO एक स्ट्रांग लिगेंड है कि नहीं। CO क्या है, एक स्ट्रांग लिगेंड है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 3D6 था, 6 मैंने किया। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा गलती ये हो रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जैसे ही जोड़ा वाला, ये दोनों जोड़ा यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। अब यह इस तरह से खाली हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके पास 4 है, तो 4 में एक दूसरे को जोड़ा इन्होंने किया तो एक तो खाली होगा, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसको पेयर किए, यहाँ हो गए, ये इसको पेयर किए और ये यहाँ चला आया ना, फिर ये 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया। और इस तरह से होता क्या है, यहाँ पे CO चला आएगा, यहाँ भी CO चला आएगा, यहाँ भी CO चला आएगा, यहाँ भी CO चला आएगा। तो 4 हो गए, तो एक D में एक S में 2 P में। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तरीका रहा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब एक D का और एक S का, देखिए सबसे पहले मैंने किया कि मैं इसको रिकैप कर दे रहा हूँ। पेंटाकार्बोनिल आयरन है और इसमें आपको निकालना है कि इसमें मेटल लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यही चीज़ था। मैंने किया क्या, इसको ये ध्यान देना आपको। मैंने आपको बताया कि जो आयरन होता है उसको, जिसका मैंने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय मैंने आयरन को X माना, फिर प्लस किया। कार्बोनिल जो 5 है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए वो क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल कितने हो गए, 0 हो गए, इसलिए यहाँ पर जो X बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पर 26 Fe है। यहाँ पे आपने आर्गन किया 4s2 3d6 किया, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, 3dxy 3dyz 3dzx, इस तरह से मैंने रखा। 6 फाड़ दिया मैंने यहाँ पे, फिर मैंने 4s किया, 4pxy 4py 4pz किया, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे CO हो गया, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ भी CO, तो ये क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इसको अंदर रिपेल किया, ये लोग भी अंदर आ गए और इस तरीके से एक D का और एक S का और 2 P के ऑर्बिटल क्या करिए, आपस में इंटरमिक्सिंग करके और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने आपको यह बता रहा हूँ कि ऑलरेडी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वह क्या होती है। एक बार मैं आपसे रिकैप कर दे रहा हूँ कि मैंने आपसे बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ने लगते हैं जैसे 3rd ईयर की, तो उसमें 3 थियरियाँ आती हैं। पहली थियरी आती है क्रिस्टल फील्ड थियरी, पहली थियरी आती है वैलेंस बॉन्ड थियरी। पहली थियरी क्या आती है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। दूसरी क्या आती है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। और तीसरी क्या आती है, लिगेंड फील्ड थियरी। अभी 2 थियरियाँ बाकी हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी भी बाकी है और लिगेंड फील्ड थियरी बाकी है। अभी इसमें भी आपको ऑक्टाहेड्रल बाकी है। अभी मैं ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल नहीं बताया हूँ, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास थियरियाँ होती हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत, वह 3 हुआ करती हैं। एक क्या होती हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और ये क्या होती हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी, और ये क्या होती हैं, लिगेंड फील्ड थियरी। तो कितनी थियरियाँ हो गई, 3 थियरियाँ हो गई। कौन कौन, वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी और लिगेंड फील्ड थियरी। 3 थियरियों में मैं आपको बताया वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है VBT। वैलेंस बॉन्ड थियरी में मैंने आपको बताया कि जो वैलेंस बॉन्ड थियरी होती है
ऑलरेडी उसमें होता क्या है कि यह देखा जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा। तो मेटल और लिगेंड में बीच में बॉन्ड बनने के लिए मेटल के पास चाहे s ऑर्बिटल हो, चाहे p ऑर्बिटल हो, चाहे d के ऑर्बिटल हो, वह ऑलरेडी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उसके अंदर उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि लिगेंड भी एटलीस्ट आल्सो कंटेनिंग शुड बी वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही लिगेंड के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तुरंत वह मेटल को देने की कोशिश करता है, और यह जैसे ही मेटल के पास अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, यदि मेटल के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन को उसमें फिलअप करके अपने आप को मेटल के साथ जोड़ लेता है और मेटल लिगेंड बॉन्ड बना देता है। लेकिन यदि उसके पास ऑलरेडी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड नहीं बना पाएगा और वहाँ पर वह इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन करने लगेगा और इस तरह से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें फॉर्मल चार्ज आता है, फॉर्मल चार्ज की वजह से बॉन्ड बनने लगता है। फॉर्मल चार्ज का मतलब यह होता है कि मेटल केटायन होता है, लिगेंड माइनस होता है, और ये आपस में मिल करके फॉर्मल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करने लगेंगे तो वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड ऐसे भी स्थिति बनता है जब उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने लगता है। तीसरी पॉइंट हमारे माइंड में एक बात और आ रही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में नेचर ऑफ लिगेंड बहुत मायने रखता है। नेचर ऑफ लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा तो उसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देगा जो बॉन्ड बनाने में दिक्कत दे रहे थे। लेकिन नेचर ऑफ लिगेंड अगर कमज़ोर होगा तो ऑलरेडी उसे रिपेल नहीं कर पाएगा और बॉन्ड बनाने में दुविधा होगी। उसके बाद होता क्या है, इससे साबित होता है कि बैलेंस बॉन्ड जो थियरी होती है वह ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करती है। हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने का मतलब यह है कि वह यह बताती है कि इस मेटल और लिगेंड के बीच में कौन से s के और कौन से p के और कौन से d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। मैंने आपसे बताया कि अगर टेट्राहेड्रल का केस होता है तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसी में भरे जाते हैं जिनमें ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, जो ऑर्बिटल आपके एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। यदि आपके जब भी टेट्राहेड्रल का केस आता है तो ऐसी स्थिति में dxy, dyz और dzx ही एक्साइटेड स्टेट में हुआ करते हैं, क्योंकि जो आपके dxy, dyz और dzx हैं ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं और फॉर्मर के 3 ऑर्बिटल हुआ करते हैं। यह एक्साइटेड पोजीशन पे जा करके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और इस तरीके से sp3 या sd3 या d3s हाइब्रिडाइजेशन बनाया करते हैं। तो आप यह देखेंगे कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर जाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास एक्साइटेड मोशन में जाएगा। लेकिन अगर जब स्क्वायर प्लेनर होने लगता है तो वह भी 4 लिगेंड होते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में dx² y² और dz² ही आपका लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह का बॉन्ड बनता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल केस में किस तरह से बॉन्ड बनता है और कैसे बनाया जाता है यह कहूँगा। बट अब मैं आपको बता दूं कि अब मेरा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के विषय में लेकर के आऊँगा कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और उसमें एक्साइटेड स्टेट में कौन जाता है और ग्राउंड स्टेट में कौन जाता है। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में कौन जाएगा और ग्राउंड स्टेट में कौन जाएगा, और इस तरह से
हमारा एक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल का भी पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। थैंक्स। ओके, जय हिंद, जय भारत।